Nationalism in India. People's participation in civil disobedience movement. In this topic, we will talk about how people reacted during the civil disobedience movement. We will talk about the participation of rich as well as poor people in civil disobedience movement. Participation of rich peasants. In the countryside, rich peasant communities like Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in movement. Being producer of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling price. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenues demand, and the refusal of government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. इट मीन्स मेनली इन रूरल एरियाज जो अमीर किसान कम्युनिटीज़ थे, जैसे कि गुजरात में पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश में जाट, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये जो अमीर किसान थे ये मेनली कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे. यू नो द डिफरेंस बिटवीन द फूड क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप. तो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, ट्रेड डिप्रेशन चल रहा था, एज वी रेड इन द प्रीवियस सेक्शन, कि किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपनी फसलों को बेच सके, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो एकदम बंद हो गया था. तो इस वजह से किसानों की जो कैश इनकम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई. तो अब उनके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना बहुत ही मुश्किल हो गया था. और जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रेवेन्यू डिमांड को कम करने के लिए कहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया. इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर टैक्सेस को कम नहीं करेंगे. तो इस वजह से जो अमीर किसान थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, वो अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे. The rich peasant became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in boycott program. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenue. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. तो जो अमीर किसान थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर बहुत ही एंथुसियास्टिक, यानी कि बहुत ही उनके अंदर इच्छा थी कि वो इसके अंदर पार्ट लें, और बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया. और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स को भी कहा कि वो कांग्रेस के बायकॉट प्रोग्राम्स में हिस्सा लें. उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा, जब इंडिया के अंदर अपनी गवर्नमेंट होगी, स्वराज गवर्नमेंट होगी, तो उन्हें इन हाई टैक्सेस से छुटकारा मिल जाएगा. उनके लिए स्वराज का मतलब था इन गवर्नमेंट के हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट लड़ना. लेकिन जब 1931 में महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट को वापस ले लिया तो इन किसानों को बहुत निराशा हुई. तो 1932 में जब महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया तो बहुत सारे किसानों ने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया. Swaraj for poor peasant. So let we see what was the meaning of Swaraj for poor peasant. The poorer peasantry were not just interested in lowering of revenue demand. Many of them were small tenant cultivating land they had rented from landlords. गरीब किसानों के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ रेवेन्यू डिमांड को कम करना नहीं था, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर जो छोटे किसान थे वो किराएदार थे. इट मीन्स कि वो ज़मींदार से ज़मीन किराए पर लेकर खेती किया करते थे. एज डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट्स. क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन काफ़ी लंबे समय तक चला तो उनकी भी कैश इनकम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई. तो छोटे किसानों के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि वो ज़मींदार को ज़मीन का किराया कैसे पे कर सकते थे. तो वो चाहते थे कि ज़मींदार उस किराए को माफ़ कर दे. उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि उनको इस ज़मीन के किराए से छुटकारा मिल जाए. They joined a variety of radical movements often led by socialist and communist. Apprehensive of raising issue that might upset the rich peasants and landlord, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places.
So the relationship between the poor peasants and Congress remain uncertain. तो छोटे किसानों ने अपने ज़मीन के किराए को माफ़ करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट में हिस्सा लिया, और मेनली ये जो मूवमेंट्स थे दे वर लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सोशलिस्ट कौन है. सोशलिस्ट एक्चुअली बिलीव इन द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समाजवाद. According to this ideology, all the means of production in a country should be in the hand of government, and it is the duty of government to arrange minimum basic facilities for all the citizens of the country. और कम्युनिस्ट जो है वो मेनली सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं दे आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ सोशलिज्म, वाइल रिच पीपल आर ऑलवेज अगेंस्ट द सोशलिज्म. तो कांग्रेस को ये डर था कि अगर वो छोटे किसानों के इन नो रेंट कैंपेन में उनका साथ देंगे तो बड़े किसान और अमीर लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो उनसे नाराज हो जाएंगे. इसलिए कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन में, यानी कि गरीब किसानों की ज़मीन का किराया माफ़ कराने के लिए जो कैंपेन्स चलाए जा रहे थे उसमें कोई भी साथ नहीं दिया. इसलिए कांग्रेस का और गरीब किसानों का जो रिलेशन था वो एकदम बिल्कुल अलग थलग था. कांग्रेस ने गरीब किसानों को अपने मूवमेंट में शामिल नहीं किया. स्वराज फॉर बिजनेस क्लास. During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profits and become powerful. Keen on expanding their businesses, they now reacted against colonial policy that restricted business activity. They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसा टाइम था जिसके अंदर इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था. वो फ़ायदा कैसे पहुंचा, कि क्योंकि उस समय ब्रिटेन जो है वो दैट वाज बिजी इन वॉर. ब्रिटेन अगर वॉर में बिजी हो गया तो ब्रिटेन से आने वाला सामान इंडिया में बंद हो गया. तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को पूरा मौका मिला कि वो इंडियन मार्केट्स के लिए सामान प्रोड्यूस कर सके. और एज द वॉर प्रोलॉन्ग्ड, जैसे कि वॉर काफ़ी लंबे समय तक चला, तो इंडियन इंडस्ट्रीज वर कॉल्ड ऑफ टू प्रोवाइड द थिंग्स फॉर वॉर. तो ब्रिटेन ने इंडियन इंडस्ट्रीज से कहा कि वो वॉर के लिए चीज़ें बनाए. तो उस ज़माने में फिर और बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज लगाई गई. जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी वो मल्टीपल शिफ्ट में काम करने लगी. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसा समय था जिसके अंदर इंडियन इंडस्ट्रीज ने बहुत पैसा कमाया. तो अब वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा फैलाना चाहते थे, तो वो उन सब पॉलिसीज़ के अगेंस्ट खड़े होना चाहते थे जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर रोक लगाती थी. तो वो चाहते थे कि विदेशों से आने वाली चीज़ें बंद हो जाएं, क्योंकि अगर फॉरेन से दोबारा से चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी तो इंडियन मार्केट्स पर फिर से सस्ती चीज़ों का, मशीन मेड चीज़ों का कंट्रोल हो जाएगा. तो वो चाहते थे कि इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी जाए और रुपी स्टेरिलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो को इस तरह से सेट किया जाए कि इंडिया में होने वाला इंपोर्ट, यानी कि बाहर से आने वाला सामान बहुत कम हो जाए. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Congress and Industries in 1927. इसका मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उन्होंने अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए दो मेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई. एक 1920 में, दैट वाज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, और सेकंड वाज इन 1927 Indian Chamber of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, led by prominent industrialists like Purushottam Das Thakurdas and G.D. Birla. The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement. And when it was first launched, they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. तो भारत के जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला, वो इस बात के बहुत अगेंस्ट थे कि इंडिया की इकोनॉमी पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाना चाहिए. उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी तो वो इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे और फॉरेन के इंपोर्ट की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था
कि अपने सामान को वो कैसे बेचें। इट मीन्स कि उनके प्रॉफिट्स के रास्ते में ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जो है वो हमेशा एक रुकावट रहा करती थी। तो जब पहली बार महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया तो इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लिया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि उन्होंने महात्मा गांधी को अपना मूवमेंट चलाने के लिए फंड्स भी प्रोवाइड किए और उन्होंने ये कहा कि ना तो वो फॉरेन की चीज़ों को खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on the business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. तो इंडस्ट्रीज के लिए स्वराज का मतलब क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जब उनके ट्रेड और इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, यानी कि कोई भी सरकार उनके बिजनेस के ऊपर कोई रोक नहीं लगाएगी और वो बिना किसी रोक के अपनी ट्रेड और इंडस्ट्रीज को आगे लेकर जा सकते हैं। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद बिजनेस ग्रुप जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतने एक्टिव नहीं थे जितने वो पहले थे। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरिड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस as well as of the growing influence of socialist among the younger members of the Congress। और उन्हें ये भी डर था कि अगर दोबारा से वायलेंस फैल गया, दोबारा से कंट्री के अंदर इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई, हिंसा फैल गई, तो ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चाहते थे कि उनके बिजनेस के बीच में कोई रुकावट आए। और सेकेंडली जो कांग्रेस के यंगर मेंबर थे दे वर इन फेवर ऑफ सोशलिज्म। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अमीर लोग जो हैं वो कभी भी सोशलिज्म के फेवर में नहीं होते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के कुछ मेंबर्स का जो रुख है वो सोशलिज्म की तरफ है, तो इसलिए अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट ने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अगेन आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी समाजवाद, जिसमें यह कहा जाता है कि देश के अंदर जितने भी प्रोडक्शन के मेथड्स हैं, प्रोडक्शन की जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो सभी लोगों के लिए मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करे। तो अमीर लोग जो हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि कंट्री के अंदर सोशलिज्म हो। दे ऑलवेज अप्रिशिएट द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि मार्केट और इकोनॉमी जो है दैट इज फ्री ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, की इकोनॉमी और मार्केट पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जिस भी व्यक्ति के पास टैलेंट होता है, जिसके पास भी पैसा होता है, वो अपने मन मर्जी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। तो क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कांग्रेस के पास थे तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ नागपुर एक ऐसी जगह थी जहां पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टेड अलूफ। क्योंकि जो बड़े बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कांग्रेस के पास थे तो गरीब मजदूर कांग्रेस से दूर ही रहे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign good as part of their own movement against low wages and poor working condition। लेकिन कई जगहों पर मजदूरों ने गांधी जी के कुछ आइडियाज को अपने मूवमेंट में शामिल किया, जैसे कि बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। और उनका मेन मूवमेंट जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ ना होकर इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ था। They were fighting against the low wages and poor working conditions. There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur in tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. तो 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और 1932 में डॉक वर्कर्स ने। डॉक मतलब डॉक यार्ड्स, एक्चुअली हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं बंदरगाह, अ काइंड ऑफ पोर्ट जहाँ पर शिप्स जो हैं वो आकर रुकते हैं और शिप्स का जो सामान वो लेकर आते हैं उन्हें अनलोड किया जाता है और दूसरे देशों में भेजने के लिए सामान को शिप्स में लोड किया जाता है। दैट एरिया इज नॉन एज
डॉक यार्ड। तो 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। 1930 में हजारों मजदूरों ने, जो छोटा नागपुर की टिन माइंस में काम करते थे, गांधी जी की कैप पहनकर प्रोटेस्ट रैलीज और बाइकॉट कैंपेन्स में हिस्सा लिया। बट द कांग्रेस वॉज reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. It felt that this would alienate industrialists and divide the entire imperial forces. लेकिन सेम आप देखिए कि कांग्रेस ने मजदूरों का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने मजदूरों के इस जो प्रोग्राम में, जो वो अपने इंडस्ट्रीज के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका साथ नहीं दिया। उनको ये लगता था कि अगर वो मजदूरों का साथ देंगे तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनसे नाराज हो जाएंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। तो इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि औरतों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, thousands of women came out of their homes to listen him. गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान हजारों औरतें अपने घरों से बाहर आकर गांधी जी के विचारों को सुनती थी। They participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shop. उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों को जलाना, लिकर शॉप्स को रोकना, इन सब कामों में औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Many went to jail. बहुत सारी औरतें जेल भी गई। In urban areas, these women were from high caste families and in rural areas they came from rich peasants household. लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि मेनली जो विमेन पार्टिसिपेशन था वो अपर कास्ट फैमिली से था, अमीर फैमिली से था। गरीब औरतों ने इसके अंदर हिस्सा नहीं। Moved by Gandhiji's call, they begin to see service to the nation as a sacred duty of women. Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. गांधी जी के मूवमेंट में हिस्सा लेकर औरतों को ये लगता था कि देश की सेवा करना जो है एक पवित्र काम है। औरतों ने इस मूवमेंट के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी उससे औरतों की सोसाइटी में जो पोजीशन थी उसमें कोई चेंज नहीं आया। Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after the home and hearth, be good mothers and good wives. गांधी जी का मानना था कि औरतों का कर्तव्य है कि वो अपने घर को, एंड हर्थ होता है लाइक चूल्हा जलाना, इट मीन्स अपने घर का खाना बनाना, रसोई को संभालना, और वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बने। And for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. और एक लंबे समय तक कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें किसी भी बड़ी पोस्ट पर, बड़ी पोजीशन पर औरतों को शामिल नहीं किया। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, और वो सिर्फ नाम मात्र के लिए ही औरतों को कांग्रेस में लाना चाहते थे।